आँख बंद होने से पहले आँख खुल जाए तो ये इंसान किस तरह दुनिया बदलता है। आइए सुनते हैं सुधा मूर्ति जी द्वारा लिखी कहानी रहमान्स अव्वा में। उत्तरी कर्नाटका में माँ को अव्वा कहते हैं। रहमान बेंगलोर के एक बीपीओ में नौकरी करता था। साथ ही छुट्टी के दिन वो सुधा जी के फाउंडेशन में वॉलंटरीली काम करता था। स्वभाव से वो बहुत अच्छा था और परफेक्शनिस्ट था। एक दिन वो सुधा जी के पास आया और बोला, मैडम आप भी धारवाड़ की हैं और मेरी माँ भी। एक दिन क्या आप मेरे घर पर लंच पर आएंगी? सुधा जी तैयार हो गई। अगले दिन कुछ फूल लेकर वो उसके नए बने अपार्टमेंट में पहुंची। दरवाजे पर उसकी खूबसूरत पत्नी सलमा ने सुधा जी का स्वागत किया। घर के अंदर पहुंची तो किचन से सफ़ेद बालों वाली एक उम्रदराज महिला बाहर निकली। रहमान ने परिचय कराते हुए कहा, ये मेरी माँ है। सुधा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उस औरत के शरीर पर इल्कलसारी थी, सर पल्ले से ढका हुआ था, उसके दोनों हाथों में हरे रंग की चूड़ियाँ थीं और माथे पर 25 पैसे जितनी बड़ी बिंदी चमक रही थी। दूसरे कमरे से एक युवा औरत निकल कर आई। रहमान ने परिचय कराते हुए कहा, ये मेरी बहन उषा है। जहाँ रहमान गोरा चिट्टा था वहीं उषा लंबी और सांवली थी। अब तो सुधा जी और भी कंफ्यूज हो गई। उनके भावों को पढ़ते हुए रहमान ने कहा, मैडम हम सब आपकी कहानियाँ पढ़ते हैं लेकिन आज मैं आपको अपने परिवार की कहानी सुनाना चाहता हूँ। मुझे लगता है आपसे ज़्यादा इस कहानी को और कोई नहीं समझ सकता। उसने बताना शुरू किया। बात 30 साल पहले की है। गांव के बाहरी छोर पर काशीबाई और दत्तूराम अपनी 6 महीने की बेटी उषा के साथ रहते थे। वो 10 एकड़ के खेत की देखभाल करते थे। खेत का मालिक श्रीकांत देसाई मुंबई में रहता था और बस साल में एक बार पैसे लेने आता था। खेत काफ़ी बड़ा था, इसलिए काशीबाई और दत्तूराम ने श्रीकांत देसाई से एक और परिवार उनकी मदद के लिए रखने को कहा। कुछ ही दिन में श्रीकांत देसाई ने फातिमा बी और हुसैन को उनकी मदद के लिए भेज दिया और अब मकान के एक हिस्से पर फातिमा बी और हुसैन रहने लगे। जहां दत्तूराम और हुसैन की बहुत अच्छी बनती थी, वहीं फातिमा बी और काशीबाई एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते थे। ऐसा नहीं कि वो बुरी औरतें थीं, पर दोनों एकदम अलग थी। जहां काशीबाई मेहनती, स्पष्ट और ऊंचा बोलने वाली थी, वहीं फातिमा बी इंट्रोवर्ट, आलसी और चुप रहने वाली थी। काशीबाई की मुर्गियां फातिमा बी के हिस्से में जाकर अंडा देती और फातिमा बी उन अंडों को वापस नहीं करती थी। पहचान के लिए काशीबाई ने अपनी मुर्गियों पर रंग भी लगा दिया। दोनों एक ही समय पर कुएं में पहुंचती क्योंकि दोनों का बर्तन मांजने का टाइम एक होता था। फातिमा बी की बकरियां काशीबाई के फूल पत्ते खा जाती जो उसने पूजा में चढ़ाने के लिए रखे थे। फातिमा बी को मेहंदी लगाना बड़ा अच्छा लगता था। हर महीने वो मेहंदी लगाती। उषा जब थोड़ी बड़ी हुई तो वो भी फातिमा बी के पास बैठकर मेहंदी लगवाने लगी और अपनी माँ से जाकर कहने लगी, तुम काकू की तरह क्यों नहीं मेहंदी लगाती हो? काशीबाई चिढ़कर बोलती, अरे उसका पति किचन में खाना बनाता है, मेरा पति कुछ ना करने वाला। काशीबाई को लगने लगा उसने जमींदार से दूसरा परिवार रखवा कर बहुत बड़ी गलती कर दी। वहीं फातिमा भी अपने पति से किसी और गांव में चलकर रहने की जिद करती, मगर दोनों के ही पति अपनी पत्नियों की नहीं सुनते थे। वक्त बीता, फातिमा भी गर्भवती हुई। गर्भवती होने के साथ ही उसका आलसीपन और भी बढ़ गया। दूर की एक रिश्तेदार उसकी डिलीवरी में मदद करवाने के लिए आई। एक दिन दत्तूराम और काशीबाई पास के एक गांव में कोई त्योहार मनाने गए थे। जब वो वापस लौट कर आए तो फातिमा भी घर पर नहीं थी। बहुत ही गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया। उसी हालत में उसने एक बेटे को जन्म दिया। घर पर सन्नाटा बिखरा हुआ था। काशीबाई फूट फूट कर रो रही थी क्योंकि फातिमा बी की हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। अगले दिन फातिमा बी नहीं रही। जो रिश्तेदार फातिमा की मदद करने आई थी वो 1 महीना रहकर वापस चली गई। नवजात बच्चे के साथ हुसैन अकेले रह गए। उसे संभालना टेढ़ी खीर था। एक रात वो बच्चा बिना रुके रोए जा रहा था। काशीबाई में छुपी माँ जाग उठी। उसने जाकर हुसैन का दरवाज़ा खटखटाया, बच्चे को हाथों में लिया और अपनी छाती से चिपकाया। बच्चा तुरंत चुप हो गया। उसने हुसैन से कहा, जब तक तुम्हारी दूसरी शादी नहीं हो जाती तब तक मैं इस बच्चे को संभालूंगी। बच्चे का नाम रहमान रखा गया। हुसैन ने दूसरी शादी नहीं की।
सुबह का नाश्ता रहमान हमेशा काशीबाई के यहाँ करता। काशीबाई रहमान और उषा दोनों का टिफ़िन बनाती, उन्हें अपने साथ स्कूल लेकर जाती। उसने ये ध्यान रखा कि दोनों बच्चे एक ही क्लास में रहे। हुसैन रात का खाना अपने घर बनाता, रहमान रात का खाना खाकर अपने घर सोता, लेकिन सुबह होते ही वो फिर से काशीबाई के घर दौड़कर पहुंच जाता। जब रहमान 10 साल का था तो अचानक ही हुसैन की तबीयत बिगड़ने लगी। पता चला उसे तपेदिक हुआ है। इलाज में सारा पैसा खर्च हो गया। उसी साल हुसैन की मृत्यु हो गई और रहमान अकेला रह गया। अंतिम संस्कार में दूर के एक चाचा आए थे, जिन्होंने कहा कि वो बाद में आकर रहमान को ले जाएंगे, मगर वो कभी नहीं आए। काशीबाई ने रहमान को सिर्फ घर का सदस्य ही नहीं समझा, बल्कि हर शुक्रवार वो उसे नमाज अदा करने भेजती, पास की मस्जिद में कुरान की क्लासेस करने भेजती, हर मुस्लिम त्यौहार मनाने भेजती। काशीबाई बहुत मेहनती थी। उसने 2 भैंसें खरीदी और उनका दूध बेचकर वो अपने पति से भी ज़्यादा कमाने लगी। उसने अपने दोनों बच्चों के लिए साइकिल ले दी, जिससे वो दोनों साथ स्कूल जाते। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद एक दिन काशीबाई ने रहमान से कहा, अब तुम आज़ाद हो, तुम्हारे प्रति मेरी जिम्मेदारियां खत्म हुई। 1 महीने बाद उषा की शादी है, वो भी अपने घर चली जाएगी। अब तुम मक्का जाओ और वहाँ फातिमा बी और हुसैन के लिए प्रार्थना करो और उनका आशीर्वाद लो। रहमान ने काशीबाई के पैर छुए और कहा, आप ही मेरी अम्मी हैं और आप ही मेरी मक्का हैं। जल्दी ही उसकी बेंगलोर के एक बीपीओ में नौकरी लग गई। अपनी मेहनत से कई नौकरियां बदलने के बाद वो बहुत अच्छा कमाने लगा। एक दोस्त की शादी में वो सलमा से मिला, उसे प्यार हुआ। दत्तूराम और काशीबाई की अनुमति लेकर उसने सलमा से शादी की। खाना टेबल पर आ चुका था। खाना खाते खाते सुधा जी ने देखा कि डाइनिंग टेबल की दीवार पर एक तरफ मक्का की तस्वीर लगी है तो दूसरी तरफ भगवान कृष्ण की। कौन कहता है कि धर्म बांटता है? बांटते तो वो लोग हैं जो अपने धर्म की इज्जत करते हैं और दूसरों के धर्म का निरादर करते हैं। कितना बड़ा था काशीबाई का दिल, जो उसने रहमान को बिना उसका धर्म बदले पाला। तो ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।